आज हम पाठ नंबर 2 की बात करेंगे और जैसा कि हमने बात की थी सभी जो महत्वपूर्ण अति लघुतरात्मक जो प्रश्न हैं उनकी हम बात करेंगे। पाठ का नाम है शक्ति, सत्ता और वैधता। सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है कि यूरोपीय राजनीतिक चिंतन में प्रथम शक्तिवादी विचारक किसने माना जाता है। तो देखो, पहला जो यूरोप का जो व्यक्ति था जिसने शक्ति पर जोर दिया उसका नाम है मैकियावेली। और मैकियावेली के एक प्रसिद्ध कथन है और वो कथन क्या है कि राजा को शेर की तरह तो ताकतवर होना चाहिए और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। तो इस प्रकार से शक्ति पर जोर मैकियावेली ने दिया। फिर एक प्रसिद्ध पुस्तक है लेवियाथन, और ये पुस्तक कब और किसने लिखी तो हमें अच्छे से पता है कि 1651 में ये पुस्तक लिखी गई थी। और लिखने वाला कौन था? टॉम्स बोल दें या टॉमस बोल दें, होब्स। तो समझौतावादी विचारक था होब्स, और होब्स ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था लेवियाथन 1651। तीसरा जो क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ी अच्छी परिभाषा है। और दूध लाने के लिए हम केतली का प्रयोग करते हैं और दूध को पी करके हमारे अंदर क्या आती है? शक्ति आती है। तो राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान मानने वाला विद्वान है, उसका नाम है केटलिन। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ। ये क्वेश्चन आपको दो तरीके से याद करना है, एक तो आपको इंग्लिश में, दूसरा आपको हिंदी में। हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ इसका मतलब क्या हुआ? कौन कब क्या कैसे प्राप्त करता है। पुस्तक लिखी किसने लिखी तो व्यक्ति का नाम आता है लासवेल। तो लासवेल ने जो किताब लिखी उसका नाम है कौन कब क्या कैसे प्राप्त करता है, हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें तो द वेब ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक किसने लिखी। तो इसको लिखने वाला है मैकाइवर। तो मैकाइवर ने पुस्तक लिखी, उसका नाम था द वेब ऑफ गवर्नमेंट। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्या है? क्षमता है। कि शक्ति के माध्यम से दूसरे के आचरण को हम कंट्रोल में कर सकते हैं, उसको प्रभावित कर सकते हैं। कहने वाला जो विद्वान है उसका नाम है आर्गिन्स्की। तो विद्वान का क्या नाम है? आर्गिन्स्की। फिर आगे हम देखते हैं, ये क्वेश्चन 2 नंबर का भी आ सकता है, 1 नंबर का भी आ सकता है। तो शक्ति और बल में अंतर पूछा गया है कि शक्ति और बल में क्या अंतर है। तो देखो, शक्ति हमें दिखाई नहीं देती है, प्रच्छन्न का मतलब होता है छुपा हुआ। तो शक्ति एक प्रकार से छुपा हुआ क्या है? बल है। और बल को हम बोल देते हैं प्रकट शक्ति। जब पुलिस अपनी शक्ति का प्रयोग करती है तो वैसे पुलिस में हमें शक्ति दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब वो लाठीचार्ज करती है तो हमें शक्ति दिखाई देती है। किसके रूप में? बल के रूप में। इसी प्रकार से इसी का मतलब यहाँ पर है कि शक्ति अप्रकट है, शक्ति दिखाई नहीं देती है, शक्ति को हम प्रकट नहीं कर सकते हैं। जबकि जब हम इस शक्ति का प्रयोग करते हैं तो वो हमें बल के रूप में प्रकट होता है, प्रकट दिखाई देता है। फिर आगे हम देखते हैं शक्ति और प्रभाव में अंतर। शक्ति और प्रभाव में क्या अंतर है? तो शक्ति दमनात्मक होती है। आप कभी भी देखना, पुलिस लाठीचार्ज करती है तो क्या ये पूछ कर के लाठीचार्ज करती है क्या कि आपको पीड़ा होगी या नहीं होगी? पुलिस बिना पूछे समझे, बिना पूछे ही क्या करती है? लाठीचार्ज। तो ये शक्ति से दमन किया जाता है। जो भी विरोध करता है उसका क्या करते हैं? हम दमन करते हैं। तो जब शक्ति से दमन करते हैं तो शक्ति कैसी हुई? अलोकतांत्रिक, क्योंकि लोकतंत्र में व्यक्ति अपनी बात रखता है, ठीक है, जबकि शक्ति के माध्यम से लोगों की बातों को दबा दिया जाता है। तो शक्ति दमनात्मक होती है, इसलिए शक्ति अलोकतांत्रिक भी होती है। प्रभाव की बात करें, प्रभाव मनोवैज्ञानिक है। किसी ने कोई बात कही, हमने मानी तो मानी वरना नहीं मानी, तो मन पर प्रभाव पड़ेगा। क्या मन पर प्रभाव हम दमन से, मतलब शक्ति से हम किसी के मन को प्रभावित कर सकते हैं क्या कि वो हमारी बात माने? ऐसा नहीं होता है। इसलिए ये कैसा हुआ? प्रजातांत्रिक। कि कोई व्यक्ति हमसे प्रभावित हुआ, क्यों? क्योंकि हम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इसलिए हमारे गुणों से वो क्या हुआ? प्रभावित हुआ। तो ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। फिर आगे हम बात करें कि सरकार के कितने अंग हैं, नाम लिखिए। तो ये जो चीज़ है ये तो हम काफ़ी
सालों से पढ़ते आ रहे हैं, 6 क्लास में शुरू हो जाता है कि सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली जो बात है वो इन तीनों को औपचारिक अंग कहा गया है। कौन सा अंग कहा गया है? औपचारिक अंग। कि सरकार के औपचारिक अंग कौन कौन से हैं? तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। थोड़ा सा अगर चेंज होकर के क्वेश्चन आए तो थोड़ी सी दिक्कत हमारे सामने आ सकती है। क्वेश्चन ऐसे ना आए कि सरकार के कितने अंग हैं, क्वेश्चन आ जाए कि सरकार शक्ति के, क्वेश्चन कहाँ से आ जाए कि शक्ति के औपचारिक अंग कौन कौन से हैं, तो फिर हमें लिखना है कि 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनमें शक्ति पाई जाती है, इन्हीं के माध्यम से शासन चलाया जाता है, इसलिए इनको शक्ति के औपचारिक अंग कहा जाता है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करें, शक्ति के अनौपचारिक अंग कौन कौन से? अभी हमने पढ़ा था औपचारिक, दूसरा आ गया अनौपचारिक। अब यदि हम इसकी बात करें तो इसमें शक्ति होती ही नहीं है, तो फिर ये क्या करें? ये शक्ति को प्रभावित करते हैं, मतलब शासन को प्रभावित करते हैं। अब शासन को प्रभावित करने के लिए देखो, राजनीतिक दल हैं। राजनीतिक दल क्या करते हैं? सरकार कोई भी काम करती है तो अगर सरकार गलत काम करती है तो सरकार के गलत कामों का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। तो राजनीतिक दल को हम लेते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ हैं जो शासन को प्रभावित कर सकते हैं? एक है दबाव समूह। वर्तमान में देखो किसान अपनी मांग रख रहे हैं, ठीक है, सरकार पर प्रेशर डाल रहे हैं कि सरकार किसान विरोधी जो कानून है उसे क्या करे? वापस ले ले। तो ये एक प्रकार से दबाव बनाया जाता है, तो शासन को प्रभावित किया जाता है। तो अनौपचारिक अंग में कौन सी चीज़ें आएंगी? वे चीज़ें जो शासन को क्या करें? प्रभावित करें, चाहे उसमें कोई राजनीतिक दल हो या दबाव समूह। तीसरी चीज़ की हम बात करें, प्रभावशाली व्यक्ति। अगर प्रभावशाली व्यक्ति की हम बात करें तो 2014 में कांग्रेस सरकार एक कानून लेकर के आई थी, लोकपाल। तो ऐसी स्थिति में वो कानून सही नहीं था, तो अन्ना हजारे का नाम आपने सुना ही होगा। तो उन्होंने क्या किया? सरकार के उस कानून का क्या किया? विरोध किया। तो एक प्रकार से प्रभावशाली व्यक्ति होता है, उसके पीछे लाखों लोग हो जाते हैं, हजारों लोग हो जाते हैं, और वो सरकार के कार्यों का क्या करने लग जाते हैं? विरोध। तो ये हो गए, इनमें शासन की शक्ति विद्यमान नहीं होती बल्कि ये शासन को प्रभावित करते हैं, इसलिए इनको अनौपचारिक अंग कहा गया है। फिर बात करते हैं वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत किसकी देन है? अब वर्ग प्रभुत्व सिद्धांत की बात करें तो शक्ति के 4 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत ये माना गया है। इस सिद्धांत की अगर बात करें तो अगर व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति का नाम तो आता है कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स ने ये सिद्धांत दिया। लेकिन आपकी किताब में यहाँ पर विचारधारा दे रखी है, तो इसकी जो विचारधारा थी उसी का नाम क्या था? उसी विचारधारा का नाम है मार्क्सवादी। तो मार्क्सवादी विचारधारा आपको याद रखनी है कि वर्ग प्रभुत्व का जो सिद्धांत है वो मार्क्सवादी विचारधारा का माना जाता है, मार्क्सवादी विचारधारा की देन माना जाता है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें कि वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत ने आर्थिक आधार पर, पैसे के आधार पर समाज के कितने वर्ग बताएं? तो 2 बनाएं, ठीक है। एक अमीर वर्ग, और अमीर वर्ग के लिए देखो एक अलग नाम का प्रयोग करता है कार्ल मार्क्स, बुर्जुआ वर्ग। तो ये तो इसको क्या कह दिया? अमीर वर्ग। और दूसरा गरीब वर्ग, गरीब वर्ग के लिए एक शब्द का ये प्रयोग करते हैं, सर्वहारा वर्ग। तो पैसे के आधार पर अमीर और गरीब, ये 2 वर्ग बताता है कौन? मार्क्सवाद। फिर आगे हम बात करें, ये महत्वपूर्ण कोटेशन है कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। कि अब तक है ना, हमेशा समाज में क्या रहा है? वर्ग संघर्ष। वर्ग का मतलब अमीर और गरीब में हमेशा क्या चला है? संघर्ष चला है। तो इसको कहने वाले जो विद्वान है, ठीक है, वो कौन है? तो इसको कहने वाले विद्वान है, तो व्यक्ति की बात करें तो कार्ल मार्क्स है, और विचारधारा की बात करें तो मार्क्सवादी विचारधारा। फिर आगे हम बात करें, देखो यहाँ पर जो भी कोटेशन मैं आपको बता रहा हूँ वो कोटेशन इंपॉर्टेंट है, वही आपको याद रखनी है। इसके अलावा किताबों में सैकड़ों परिभाषाएं हैं, लेकिन वो हमें याद नहीं रखनी है। आगे हम बात करें कि विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत ने समाज को शक्ति के आधार पर कितने वर्गों में बांटा है?
कि शक्ति के आधार पर समाज में कितने वर्ग हैं। तो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत बोलता है कि समाज में 2 वर्ग हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक को इसने कहा साधारण वर्ग और दूसरे को इसने कह दिया विशिष्ट वर्ग। इस विशिष्ट वर्ग का ही दूसरा नाम भी आता है अभिजन वर्ग बोलते हैं। इसका और नाम आता है कुलीन वर्ग बोलते हैं। तो इस प्रकार से समाज के 2 वर्ग माने गए हैं विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के माध्यम से। एक तो साधारण वर्ग जिसमें शासन की शक्ति नहीं होती है और दूसरा ऐसा वर्ग जिसमें शासन की शक्ति होती है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें, द माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी? तो व्यक्ति का नाम आता है विल्फ्रेड पेरेटो। पेरेटो बोल दें, पेरेटा बोल दें, तो विल्फ्रेड पेरेटो। और पेरेटो ने एक किताब लिखी द माइंड एंड सोसाइटी। ऐसे दूसरी किताब द रूलिंग क्लास, और इसको लिखने वाले हैं मोस्का, गितानो मोस्का। तो शॉर्ट में नाम याद रख लो मोस्का, या पूरा नाम है गितानो मोस्का। द रूलिंग क्लास, दो क्लास की क्या सिस्टम है, जैसे मान लो ये 3 की बेंच है, तो इस पर कितने व्यक्ति बैठे? 3। तो मारवाड़ी में एक हम शब्द बोलते हैं मुस्का। इसका मतलब होता है कि अगर 3 से ज़्यादा व्यक्ति आप इस पर बैठा रहे हो तो आपस में कंजस्टेड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। तो मारवाड़ी में इसको बोलते हैं मुस्का। तो मुस्का। द रूलिंग क्लास, क्लास की बात हो रही थी, तो क्लास में कितने व्यक्ति होने चाहिए थे? 3 व्यक्ति बैठने चाहिए थे अगर 3 की बेंच है तो द रूलिंग क्लास याद आपको रह जाएगा मॉस्का। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें, द पॉलिटिकल पार्टीज पुस्तक किसने लिखी? तो रॉबर्ट मिशेल्स बोल दें, या इसी का यही दूसरा नाम मिलता है मिचेल्स। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें, तो नारीवादी सिद्धांत समाज में शक्ति विभाजन का आधार, ठीक है ना, क्या मानता है? किस आधार पर शक्ति विभाजन मानता है? तो ये मानता है लैंगिक, कि लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर समाज में 2 वर्ग हैं, एक पुरुष है और दूसरा स्त्री है, और इसके आधार पर स्त्री के साथ क्या हो रहा है? भेदभाव हो रहा है। फिर बात करें सत्ता किसे कहते हैं? तो वेद शक्ति, कि ऐसी शक्ति जिसको किसकी मान्यता मिली हुई है? कानून की। तो वेद शक्ति ही क्या है? सत्ता है। ठीक है, कि कोई भी शक्ति जिसको अगर कानून की मिल जा कानून का समर्थन मिल जाता है, कोई भी शक्ति है, आज आप हो, कल को आप प्रधानमंत्री बन गए तो आपके आदेशों का क्या होगा? पालन। तो वैध शक्ति ही क्या हो जाती है? सत्ता। कि जब शक्ति को किसकी मान्यता मिले? कानून की मान्यता मिले तो वो वैध हो जाती है, और उसी को क्या कहा गया है? सत्ता कहा गया है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें, सत्ता आदेश देने का अधिकार और उसका पालन करवाने की शक्ति है। क्या आप देखो, सत्ता के माध्यम से, शासन के माध्यम से आदेश ही दिए जाते हैं, कानून बना दिए जाते हैं, और उसका हम क्या करते हैं? पालन करते हैं। कहने वाला व्यक्ति कौन है? हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल, बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, आपको याद रखनी है। फिर बात करते हैं सत्ता पालन के 2 आधार कौन कौन से। तो सत्ता पालन की किताब में आपके 4 आधार बता रखे हैं। विश्वास, जो आपको अच्छा लगे, कोई भी 2 नाम याद रख लो। एक रूपता, लोकहित और दबाव, कि सत्ता का पालन इन 4 आधारों में से ही किया जाता है। तो 2 आपको याद रखने। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें, तो आप देख रहे हो कि मैक्स वेबर विद्वान था, उसने सत्ता या शक्ति के 3 रूप बताए हैं। कौन कौन से? परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता, और कानूनी और तर्कसंगत सत्ता। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें, तो वैधता शब्द को स्पष्ट करने की बात हो रही है कि आखिर वैधता शब्द का क्या मतलब होता है? तो देखो, वैधता शब्द को हम इंग्लिश में बोलते हैं लेजिटिमेसी। वैधता शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण क्या हुआ? लेजिटिमेसी। अब ये लेजिटिमेसी है वो कौन से शब्द से मिलकर के बना है? तो ये लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है लेजिटिमस।
तो लेजिटिमेसी शब्द से बना लेजिटिमस से, और इसका मतलब होता है लॉफुल, वैधानिक या औचित्यपूर्ण, कि जो भी काम किया जाए वो सही होना चाहिए। ठीक है, अगर सही है तो हम उसको बोल सकते हैं कि इस काम को वैधता प्राप्त है। कि जैसे शासन कोई काम करे और जनता उसे सपोर्ट करे, समर्थन करे, इसका मतलब कि शासन को क्या प्राप्त हो गई, वैधता प्राप्त हो गई। आपने एक बहुत चर्चित मूवी का नाम सुना होगा, बाहुबली। तो बाहुबली में क्या होता था कि जो महेंद्र बाहुबली था वो जो भी काम करता था जनता उसको सपोर्ट करती थी, इसका मतलब शासन को क्या प्राप्त थी, वैधता। फिर हम बात करें कि शक्ति के कोई दो रूप लिखिए, तो शक्ति के कोई भी दो रूप, तो आपकी किताब में शक्ति के 3 रूप दे रखे हैं। एक है राजनीतिक, दूसरी दे रखी विचारधारा आर्थिक, तीसरी दे रखी है आपकी विचारधारात्मक। तो इनमें से कोई भी 2 नाम आपको जो अच्छे लगते हैं वो आप याद कर लें। और आज के लिए जो अंतिम क्वेश्चन है वो अंतिम क्वेश्चन अपना यही है कि वैधता प्राप्ति के साधन लिखिए, कि जिससे शासन को जनता पसंद करने लग जाए। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक तो है मतदान, कि जनता उसी सरकार को अच्छा मानेगी जो सरकार सही काम करे, तो मतदान के माध्यम से दोबारा सरकार को चुन लेती है, तो वैधता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, जनमत, कि कोई भी सरकार है वो जनता जो चाहती है, जनता की जो इच्छा है उसके अनुसार ही काम करे, तो उससे भी सरकार लंबे समय तक स्थायी रहती है, उसे वैधता प्राप्त रहती है। और भी जनमत के जो संचार के साधन हैं उनको भी आप याद रख सकते हो। तो इस प्रकार से वैधता प्राप्ति के बहुत सारे साधन हैं, जिनमें से 2 आपको याद रखने हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगला पार्ट मैं लेकर के आ रहा हूँ, तब तक आप पहले से उसको तैयार कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।